नमो नमः मित्राणि। आइए आज हम शुरू करते हैं पीजीटी के साहित्य से, जिसमें सबसे पहला हमने लिया है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है। आप सामने देख सकते हैं लिखा हुआ है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये क्या है? ये एक नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। इसके रचनाकार महाकवि कालिदास हैं। रचनाकार की जगह आप यहाँ पर नाटककार भी कह सकते हो। रचनाकार की जगह आप यहाँ पर नाटककार भी कह सकते हो। नाटककार महाकवि कालिदास है। महाकवि कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखा है। इनकी और भी अन्य रचनाएं हैं जिसके विषय में हम नीचे पढ़ेंगे। तो क्रमशः आप जानते हैं कालिदास का परिचय। कालिदास कौन थे, इनके बचपन का क्या नाम था, इनका समय क्या था और इनके जो व्यक्तिगत जीवन था वो क्या था। तो कालिदास का बचपन का नाम कालू या बद्रू था। फ्रेंड्स, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि कालिदास जी के बचपन का क्या नाम था। कालिदास जी के बचपन का नाम कालू या बद्रू था। तो उन्हें कुछ लोग कालू नाम से जानते थे अथवा कुछ लोग बद्रू नाम से जानते थे। अब जो प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, जहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य परिचय पूछा जाए अथवा रघुवंशम का सामान्य परिचय पूछा जाए, कुमार संभवम का सामान्य परिचय पूछा जाए, तो उनके रचनाकार महाकवि कालिदास का समय भी पूछा जाता है। कालिदास जी के समय के विषय में सभी विद्वानों का मत है कि वह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के हैं। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, ये कालिदास का समय है। टीजीटी और पीजीटी वाले विशेषकर ध्यान दें, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम लगी हुई है। टीजीटी में अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक है, अभिज्ञान का चतुर्थ अंक है, और पीजीटी में संपूर्ण अभिज्ञान शाकुंतलम लगे हुए हैं। तो कालिदास का समय क्या है? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। अब बात करते हैं कालिदास के जीवन के अन्य तत्वों के विषय में। उनकी पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम था विद्योत्मा। उनकी पत्नी का नाम था विद्योत्मा, जो शारदानंद की पुत्री थी। शारदानंद की पुत्री विद्योत्मा एक विदुषी थी और जिनसे कालिदास की शादी हुई थी। यहाँ पर मैं आपको एक किंवदंती बताऊंगी कि कालिदास जी के विद्योत्मा से विवाह कैसे हुआ, कालिदास जी बचपन में किस प्रकार के थे। कहा जाता है, ऐसी एक किंवदंती प्रचलित है कि कालिदास जी बचपन से मूर्ख थे। उनके मूर्खता के किस्से हर जगह प्रचलित थे। यानी वो इस प्रकार के मूर्ख थे कि जिस डाल पर बैठते थे उसी डाल को काटना शुरू कर देते थे। एक समय की बात है कि विद्योत्मा के विवाह की चर्चा चल रही थी। विद्योत्मा एक विदुषी थी और उन्होंने ये शर्त रखी थी कि मैं उसी व्यक्ति के साथ विवाह करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा। यानी एक विद्वान की तलाश थी विद्योत्मा जी को। बहुत से विद्वान गए, शास्त्रार्थ किया, किंतु विद्योत्मा ने सभी को पराजित कर दिया। सभी विद्वान बहुत ही हारा हुआ अनुभव कर रहे थे और वो अपने अपमान का बदला लेने के लिए विद्योत्मा की शादी किसी मूर्ख व्यक्ति से कराना चाहते थे। उसी समय वो क्या करते हैं कि वहाँ से विद्योत्मा के यहाँ से निकल करके जाते हैं, तो एक जंगल में उनकी मुलाकात कालिदास जी से होती है। वो उन्हें दिख जाते हैं कि वो जिस डाल पर बैठे हुए हैं उसी डाल को काट रहे हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को देखकर सभी विद्वान एक मत हो जाते हैं और कहते हैं कि विद्योत्मा से शादी कालिदास की कराना ही श्रेयस्कर होगा। वो जानते हैं कि कालिदास एक मूर्ख व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने विवाह के लिए कालिदास को तैयार तो कर लिया, पर उनसे ये कहा कि आप मौन धारण करके रहेंगे। आप वहाँ जाएंगे तो, पर वहाँ मौन धारण करे रहेंगे। विद्योत्मा के किसी भी प्रश्न का उत्तर आप नहीं देंगे। कालिदास जी विद्योत्मा की सभा में जाते हैं। विद्योत्मा उनसे शास्त्रार्थ करती हैं और उस शास्त्रार्थ का उत्तर कालिदास न दे करके विद्वान अपने मत के अनुसार देते हैं। अंततः ये सिद्ध कर दिया जाता है कि कालिदास जी बहुत बड़े विद्वान हैं और उनका विवाह विद्योत्मा से हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि सच छिपाए नहीं छिपता। विद्योत्मा को भी ज्ञात हो जाता है कि उनके पति कालिदास एक मूर्ख व्यक्ति हैं। वो उन्हें अपने घर से निकाल देती हैं। कालिदास जी अपनी पत्नी के द्वारा किए गए इस तिरस्कार से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उन्हें पीड़ा होती है और वो वन में जाकर माता काली की तपस्या करते हैं। सॉरी बाबा, आज देर हो गई। कहीं नहीं गो, हमेशा पहले गान फिर खान पान। बाबा मेरी वन में जाकर माता काली की तपस्या करते हैं। उस तपोबल से उन्हें ज्ञान की सिद्धि होती है और वो एक विद्वान बनकर घर वापसी करते हैं। अपने घर आने पर वो अपने घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं और कहते हैं, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। कपाट माने होता है द्वार, दरवाजे।
कपाट माने दरवाजे, अनावृत्तम जो खुले हुए नहीं है, यानी बिना खुले हुए जो बंद दरवाजे हैं कृपया उन्हें खोलिए। अंदर से विद्योत्मा जब ऐसी वाणी सुनती हैं, कोई संस्कृतज्ञ बाहर खड़ा हुआ है ऐसा वो सोचती हैं, तो कहते हैं अस्ति कश्चित् वाग विशेषः। अस्ति माने है, कश्चित् माने कोई या कौन, वाग विशेषः इतनी विशेष वाणी बोलने वाला। लगता है दरवाजे पर कोई विशेष वाणी बोलने वाला है, अथवा कुछ विद्वान इसे ऐसे भी कहते हैं कि अस्ति कश्चित् वाग विशेषः, विशेष वाणी वाला ये कौन है। कालिदास जी अपनी पत्नी के इन्हीं तीनों शब्दों को अपने 3 काव्यों का मंगलाचरण बना लेते हैं। पहला अस्ति से बनाते हैं, अस्ति उत्तर दिश्याम, इससे बनाते हैं कुमार संभवम का मंगलाचरण, कुमार संभवम। उसमें हिमालय की प्रशंसा करते हुए महाकवि कालिदास मंगलाचरण करते हैं। कश्चित् से बनाते हैं मेघदूतम का मंगलाचरण, मेघदूतम, मंदाक्रांता छंद में लिखा हुआ है मेघदूतम, और इस मेघदूतम का मंगलाचरण उन्होंने लिखा है कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। अगला है वाग विशेषः। वाग ये संधि है, यहाँ पर जस्त नामक संधि है, तो वहाँ पर पहले अक्षर का तीसरा अक्षर हो जाता है, इसलिए का क्या हो गया है, ग। तो वाक माने होता है वाणी। इस वाक शब्द से उन्होंने बनाया है रघुवंशम का मंगलाचरण, रघुवंशम का मंगलाचरण बनाया है। वाग अर्थाविव संपृक्तो वाग अर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। वहाँ पर उन्होंने वाणी के रूप में, शब्द और अर्थ के स्वरूप में माता पार्वती और शंकर जी की वंदना की हुई है। तो अस्ति कश्चित् वाग विशेषः, इन 3 शब्दों से 3 काव्यों के मंगलाचरण की उत्पत्ति हुई। आगे चलते हैं हम। आप जानते हैं कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है। अभिज्ञान शाकुंतलम हम अभी पढ़ चुके हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है और उसे एक विधा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विधा। विधा होता है लेखन की एक पद्धति, जैसे हमारे काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में 10 रूपकों का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है, 10 प्रकार के रूपकों का वर्णन किया गया है। इसको हम अभी आगे भी पढ़ेंगे। 10 रूपककार जो धनंजय हैं उन्होंने अपने 10 रूपक में ही इन सभी चीज़ों को बताया है। साहित्य दर्पण में भी हम इसको पढ़ते हैं कि किस प्रकार से 10 रूपकों का विभाजन हुआ है। तो नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम्ब, व्यायोग, संबकार, यह मृग, अंक, वीथी, प्रश्न, ये हमारे क्या है, 10 रूपक हैं। यही हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि 10 रूपकों के बाद हमारे 18 उपरूपक भी होते हैं। 18 क्या होते हैं, हमारे उपरूपक होते हैं। तो 10 रूपक और 18 उपरूपक, ये भी एक जनरल प्रश्न बनता है। रूपकों की संख्या कितनी है, तो 10 और उपरूपकों की संख्या 18। और याद रखिएगा नाटक हमेशा रूपक में आता है और नाटिका हमेशा उपरूपकों में आती है। ठीक है। आप जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का उपजीव्य ग्रंथ क्या है। उपजीव्य किसे कहते हैं, उपजीव्य का मतलब है कि जहाँ से कथा ली गई हो। कथा को कहाँ से लिया गया है, या ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखन हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है, तो इसका उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत। और महाभारत में भी आदि पर्व, महाभारत और महाभारत में भी आदि पर्व, यानी कि ये पहला पर्व है महाभारत का। और महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है, 18। महाभारत में पर्वों की संख्या 18 है, 18 है। ठीक है, यह 18 पर्व है। और इसी महाभारत में एक चीज़ मैं और बताते चलूँ आपको, पीजीटी में आपके सिलेबस में श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के 6वें पर्व, कौन से, भीष्म पर्व, भीष्म पर्व से ली गई है। और उस श्रीमद् भगवद गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में क्या है, 18 अध्याय है। ये बहुत ही जनरल प्रश्न है और ये एक नंबर के प्रश्न हमेशा ही टीजीटी, पीजीटी या कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे उसमें ये जनरल प्रश्न आते ही आते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चला कि महाभारत
पहले तो हम जान लेते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक कहाँ से लिया गया है, महाभारत के आदि पर्व से। फिर हम ये भी जान लेते हैं कि महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है, 18। और जो श्रीमद् भगवत गीता है वो कहाँ से ली गई है, भीष्म पर्व से, यानी महाभारत के 6वें पर्व से। और श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं, जिसको हम अपने सिलेबस के अनुसार अगले भाग में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में रस कौन सा है। देखिए, कोई भी ऐसा ग्रंथ हो जहाँ नायक नायिका का वर्णन किया जाए, जहाँ नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो, वहाँ पर स्वतः ही श्रृंगार रस का उद्बोधन हो जाता है। हमारे इस नाटक में श्रृंगार रस की क्या है, प्रधानता है। हमारे इस नाटक में श्रृंगार रस की प्रधानता है। और श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला है ये आपका संभोग और दूसरा है विप्रलंभ श्रृंगार, जिसे वियोग श्रृंगार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पहला संभोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार, जिसको हम लोग शुद्ध भाषा में अगर कहें तो विप्रलंभ श्रृंगार होता है। तो श्रृंगार रस प्रधान नाटक है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें भी संभोग श्रृंगार है। और श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, 2 भेद, संभोग श्रृंगार और विप्रलंभ श्रृंगार। काव्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 दिखाई गई है। भरत मुनि रसों की संख्या कितनी मानते हैं, 8 रस मानते हैं। लेकिन आचार्य विश्वनाथ और आचार्य मम्मट एक और रस मानते हैं, जो होता है 9वां रस। 9वां रस उन्होंने माना है शांत रस को। उन्होंने कहा निर्वेद स्थायी भावो शांतो अपि नवमो रसः, जिसका निर्वेद स्थायी भाव है, ऐसा वह शांत रस नाम का 9वां रस है। वैसे भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 8 मानी है, और आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने रसों की संख्या 9 मानी है। अभिज्ञान शाकुंतलम में बात करें अगर हम समास की, तो समास पाया जाता है शाक पार्थिव समास। शाक पार्थिव समास, इस शाक पार्थिव समास के 2 और नाम हैं। पहला है मध्यम पद लोपी समास, दूसरा है उत्तर पद लोपी समास। शाक पार्थिव समास की एक विशेषता है कि इसमें या तो मध्य का जो भाग है वो लोप हो जाएगा, अथवा उत्तर यानी कि बाद वाला लोप हो जाएगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का बनता है अभिज्ञान प्रधानम शाकुंतलम। तो यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम जोड़ दीजिए, प्रधान शब्द क्या है आपका, ये विलुप्त हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मध्यम पदलोपी समास या उत्तर पदलोपी समास। और इसका प्रमुख नाम क्या है, शाक पार्थिव समास। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा समास है, तो आपको क्या लगाना है, शाक पार्थिव समास।